हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां G20 की सफलता पर पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार, लेकिन चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आपको। आखिर क्या बोला ग्लोबल टाइम्स ने भारत और मोदी जी को लेकर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा एनकाउंटर, जिसमें एक आतंकी समेत अपने एक जवान भी हुए शहीद। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां LAC पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर भारत की बड़ी धमक। राजनाथ सिंह ने किया सबसे ऊंची हवाई पट्टी का उद्घाटन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बयान दिया है दोस्तों, वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे, हरियाणा में इंडिया गठबंधन को लगा तगड़ा वाला झटका। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से और दृढ़ता से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां G20 की सफलता पर दुनिया भर में भारत की जय जय। चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर। बता दें, चीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत ने सफलता पूर्वक G20 शिखर सम्मेलन करा लिया है। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त विज्ञप्ति पर सभी देशों की सहमति थी, लेकिन भारत शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही इसमें कामयाब रहा। पश्चिम और खाड़ी देशों का मीडिया जहां इसे भारत की कामयाबी और डिप्लोमेटिक जीत बताता रहा, तो वहीं अब चीन का मीडिया जहर उगलने लगा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा कि भारत ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है, जो पूरा होना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, नोट करने वाली बात है, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में ये बात कही है दोस्तों, कह दिया है कि भारत ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है, जो कभी पूरा होगा नहीं, यानी जो पूरा होना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत आखिरकार संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में कामयाब रहा, जिसने उसे एक निरर्थक शिखर सम्मेलन की शर्मिंदगी से बचा लिया। उसने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले की मीटिंग में कभी भी सहमति नहीं बनी थी, जो मतभेदों वाली दुनिया से निपटने के लिए भारत का संघर्ष दिखाती थी। चीन ने कहा कि संयुक्त घोषणा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि G20 भू राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार G20 को आने वाले चुनाव में फायदे के तौर पर देख रही है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ और पश्चिम के बीच एक ब्रिज की तरह देखता है। अब ऐसे में दोस्तों, उसका क्लियर कहना है कि भारत के महाशक्ति बनने का सपना आदर्शवादी है, लेकिन इससे मिलने वाली असफलताएं बेहद क्रूर हैं। G20 में रशिया की निंदा की मांग के लिए भारत पश्चिम के दबाव में शुरू से रहा है। भारत रशिया के साथ अपनी साझेदारी भी रखना चाहता है, साथ ही अमेरिका को खुश कर रहा है और ग्लोबल साउथ का प्रवक्ता बनने की कोशिश में। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये बताना भूल गया कि इसी को सफल डिप्लोमेसी कहा जाता है, जहां आप दो दुश्मनों के बीच में भी दोस्त बनकर रह लें, इसी को एक सफल डिप्लोमेसी कहते हैं, जो चाइना पूरे तरीके से फेल रहा भारत को पढ़ने में। बहरहाल दोस्तों, अब आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर होगा दोस्तों कि चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग एक तो भारत में G20 मीटिंग में नहीं आए, और उसके भोपू ग्लोबल टाइम्स दोस्तों भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। इससे क्लियर होता है कि भारत को लेकर कितना जहर भरा हुआ है चाइना के अंदर। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने जो ये बात कही है कि भारत ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है, जो पूरा कभी नहीं होगा, ऐसे में आप चाइना को क्या नसीहत देना चाहेंगे, उसको क्या करारा जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट में लिखेगा। आपके एक कमेंट को हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी एनकाउंटर की खबर, एक जवान हुआ शहीद और एक आतंकी ढेर। बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नारला गांव में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया और 3 अन्य जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 21 आर्मी डॉग यूनिट में शामिल भारतीय सेना के कुत्ते केंट की भी मौत हो गई है। 6 साल की मादा लेब्राडोर डॉग ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान उससे गोली लगी। मृतक डॉग केंट भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, तभी उसको गोली लग गई। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के एक सुदूर गाँव में मंगलवार यानी 12 सितम्बर को छापेमारी करने गए सुरक्षा बलों के एक दलदल पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ था, जबकि आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मुठभेड़ स्थल के लिए अतिरिक्त बल रवाना कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सोमवार यानी 11 सितंबर शाम को भी पटराडा इलाके के वन क्षेत्र में एक तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया था और 2 लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए कुछ गोलियां भी चलाई थी। अब ऐसे में दोस्तों, शहीद हुए अपने इस जवान को श्रद्धांजलि आप लोग अवश्य दीजिएगा, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनको गेट वेल सून जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं उनको लग
सके और जल्द से जल्द ठीक हो सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां LAC पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर भारत की बड़ी धमक, राजनाथ सिंह ने किया सबसे ऊंची हवाई पट्टी का उद्घाटन। जी हां, चीन से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर वायुसेना का एयरफील्ड बन रहा है। न्योमा में बन रही दुनिया की इस सबसे ऊंची हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह मंगलवार को 2941 करोड़ रुपए की लागत से BRO द्वारा निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं का निर्माण उत्तरी उत्तर पूर्व क्षेत्र के 10 सीमावर्ती राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड को व्यापक रणनीतिक हवाई संपत्तियों के लिए 218 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस हवाई क्षेत्र के निर्माण से लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिलेगा और हमारी उत्तरी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। पिछले 3 वर्षों में सड़क और पुल निर्माण में BRO की वृद्धि से कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिससे हमारे विरोधियों के मुकाबले हमारी रक्षा तैयारियां मजबूत हुई है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में काफी मदद मिलेगी इन चीजों से। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। PM मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने में काफी मदद करेगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कनाडा वापस जाने के लिए भारत ने जस्टिन ट्रूडो को ऑफर किया था प्लेन। बता दें, G20 समिट में हिस्सा लेने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को वापस कनाडा जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिस एयरक्राफ्ट से ट्रूडो वापस जा रहे थे उसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से 2 दिन से वो भारत में ही है और वापस नहीं जा सके। कनाडा के प्रधानमंत्री की एयरक्राफ्ट में आई खराबी को सही करने में भारत ने अपनी मदद मुहैया कराई है। एयर इंडिया वन की ओर से जस्टिन ट्रूडो के प्रतिनिधिमंडल को सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल ने एयर इंडिया के विमान से वापस जाने की बजाय दूसरे बैकअप विमान के कनाडा से आने का इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी विमान में आई खराबी ठीक होने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल वापस कनाडा के लिए रवाना हो गया था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के कई हिस्सों में भारत विरोधी गतिविधियां हिस्सा लेती हैं और उसके खिलाफ कनाडा की सरकार सख्त रुख अख्तियार नहीं करती है, जिसके चलते भारत और कनाडा के रिश्तों में कुछ समय से खटास देखने को मिल रही है। अब ऐसे में दोस्तों भारत ने एक अतिथि देवो वाला फर्ज निभाया। जस्टिन ट्रूडो को अपना एयरलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जब कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने मना कर दिया तो फिर इसमें भारत की अब कोई गलती नहीं। बहरहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर रूसी सीमा पर जुटेंगे 41,000 सैनिक। शीत युद्ध के बाद नाटो करेगा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। आखिर कौन है इसके निशाने पर? बता दे, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अभ्यास करने जा रही है। नाटो देश रूसी सीमा पर करीब 41,000 सैनिक जमा करेंगे और भविष्य में किसी नाटो देश पर होने वाले रूसी हमले को फेल करने का अभ्यास करेंगे। बताया यह जा रहा है कि यह अभ्यास साल 2024 की शुरुआत में होगा। इस दौरान नाटो देश अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। इस अभ्यास को स्टीड फास्ट डिफेंडर नाम दिया गया है। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नाटो के कई छोटे देश सहमे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें पुतिन के हमले का डर सता रहा है। नाटो की कोशिश है कि खुद को एक युद्धक गठजोड़ के रूप में तैयार करें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास के दौरान 500 से 700 हवाई युद्धक मिशन आयोजित किए जाएंगे। इसमें 50 से ज्यादा युद्धपोत और 41,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। नाटो अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास को रूसी गठबंधन के हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। नाटो अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास के दौरान दुनिया का रियल भौगोलिक डेटा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सैनिकों के लिए ज्यादा वास्तविक माहौल बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां हवा में भरा फाइटर प्लेन का फ्यूल भारतीय वायुसेना का हैरत अंगेज कारनामा देख हो जाएंगे दंग। जी हाँ, मिस्र की राजधानी काहिरा में ब्राइट स्टार 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। 27 अगस्त से 16 सितंबर तक चलने वाले अभ्यास में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरबिया, ग्रीस और कतर की वायुसेना टुकड़ियां भी मौजूद हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य शामिल देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है, साथ ही सीमाओं पार संबंधों को अत्यधिक प्रगाढ़ करना भी है। आपको बता दें कि भारत और मिस्र के बीच हमेशा गहरे संबंध रहे हैं। सन 1960 के दशक में संयुक्त रूप से दोनों देशों ने एरो इंजन और विमान के विकास पर काम किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां नवाज शरीफ का खत्म होगा वनवास। इस दिन लौट रहे पाकिस्तान, छोटे भाई के बयान से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, शहबाज शरीफ ने किया कंफर्म कि इस तारीख को नवाज शरीफ लौटेंगे पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से वापस देश पाकिस्तान लौटेंगे। इस
तरह ब्रिटेन में उनका 4 साल से अधिक का स्वयं निर्वास समाप्त हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों में पार्टी के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए वो पाकिस्तान लौट रहे हैं। नवाज के छोटे भाई व पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मालूम हो कि शहबाज इस समय खुद लंदन में है। जी हां, 73 वर्षीय नवाज शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में स्वयं निर्वासन में रह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आते भी हैं या फिर एक बार ढकोसला दिया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से अपने भाई नवाज शरीफ को लेकर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर अगर मेरी पार्टी की सरकार होती तो G20 शिखर समिट पाकिस्तान में होती। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सबसे बड़े और कड़े बोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये दूसरी बड़ी खबर है नवाज शरीफ को लेकर, जहां पूरी दुनिया में G20 शिखर समिट की सफलता पर भारत की तारीफें हो रही है। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले खबर में बताया, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है चीन के बाद। पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार की अक्षमता पर उसको कोस रही है, तो वहीं पाकिस्तानी हुक्मरान मूक दर्शक बने इस सफलता को देख रहे हैं। G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी आवाम ने अपने देश की कंगाल हालत का रोना रोया और सरकार को खूब घोषा। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने G20 को लेकर अलग ही राग अलापा है। कंगाल पाकिस्तान, जहां महंगाई आसमान छू रही है, अपने देश की विदेशी इमारतों को गिरवी रखने की नौबत आ रही हो, देश की तिजोरी पूरी तरह से खाली हो, कर्ज लेकर देश चलाया जा रहा हो, वहां पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने G20 समिट को पाकिस्तान में कराने पर ऐसी बात कही जिससे हंसी आ जाए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ जो लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे, उन्होंने G20 समिट के भारत में सफलता पूर्वक संपन्न होने पर अपनी बात कही। नवाब ने कहा कि पाकिस्तान में भी G20 आयोजित करने की क्षमता है अगर राजनीतिक हालात ठीक हो। ये बात नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कही। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया नवाज शरीफ ने G20 सम्मेलन पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। जी हाँ, उसका क्लियर कहना है कि अगर मेरी पार्टी की सरकार होती तो G20 शिखर समिट आज पाकिस्तान में होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक चीज तो माननी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तान पूरे तरीके से नेस्त नाबूद क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके आत्मा में सुनहरे वाले सपने कभी नहीं जानने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में राय अवश्य रखिएगा कि पाकिस्तान सपने बड़े सुनहरे देखता है, चाहे वो मुकम्मल हो या ना हो। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने अफगानिस्तान को भेजा 50,000 मीट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयां, कहा हम शांति चाहते हैं। बता दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जानकारी देते हुए बताया है कि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी और विकास भागीदार है। दोनों देश करीबी ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं। हम अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व के समर्थक है और अफगानिस्तान में मानवाधिकार विकास संबंधी कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 54वीं मानवाधिकार परिषद की बैठक भारत ने बताया कि हमने अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 28 टन आपदा राहत पैकेज, 200 टन दवाइयां, वैक्सीन और अन्य मेडिकल आइटम्स भिजवाए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यों में सहयोगी है, जिसके तहत अफगानिस्तान में 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्य किट्स और कंबल भी अफगानिस्तान के महिला पुनर्वास केंद्रों को भेजे हैं। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। बता दें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लोगों को मदद भेजने के लिए भारत की मदद की थी। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां इजराइल या यहूदियों को नुकसान पहुंचाया तो तबाह कर देंगे। जी हां, मोसाद चीफ ने ईरान को दे डाली सीधी चेतावनी। बता दें, मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने रविवार को खुलासा किया है कि पिछले एक साल में ईरान के 27 हमलों को विफल किया गया। उन्होंने कहा कि इजरायली जासूसी एजेंसी और उसके सहयोगियों ने दुनिया भर में इजरायलियों और यहूदियों के ठिकानों पर ईरान की ओर से किए जाने वाले 27 हमलों को नाकाम कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ईरान या उससे जुड़े लोगों ने हमला किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के हर्लिया में रिजमैन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बार्निया ने कहा कि जिन दस्तों को पकड़ा गया उनके साथ जो हथियार जब्त किए गए सभी के पास टारगेट लक्ष्य थे। यूरोप, अफ्रीका, सुदूर पूर्व और दक्षिण अमेरिका में उन्हें हमला करना था। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर 14 सितंबर को सिंगापुर के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे थरमन शनमुगरत्नम। बता दें, भारतीय मूल के इस नेता के बारे में आपको, सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्नम गुरुवार यानी कल यानी 14 सितंबर को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि हाल ही में शनमुगरत्नम ने 70.4% वोट के साथ बड़ी जीत हासिल किया। दरअसल निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 14 सितंबर से संभालेंगे। सिंगापुर में निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल 6
साल का होता है। वैसे में दोस्तों अगर आपको भी गर्व है कि एक भारतीय मूल के नेता सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे और लगातार भारतीयों ने विश्व भर में डंका बजा रखा है दोस्तों, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं जरूर कहिएगा। लेकिन साथ ही साथ थर्मन शनमुगारत्नम जी को सिंगापुर के राष्ट्रपति बनने पर कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर, पहले चीन और अब तुर्की को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। कहा पूर्व से पश्चिम की लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। आपको बता दें हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इसका आयोजन दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच किया गया था। इस दौरान दुनिया भर के कुल 29 देशों का प्रमुखों ने शिरकत की थी, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने भारत की उस घोषणा का विरोध किया है जिसमें भारत, सऊदी अरबिया और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है, जो दक्षिण एशिया को यूरोप से जोड़ेगा और तुर्की को बाईपास करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने 11 सितंबर को भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर बयान देते हुए कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं हो सकता है। तुर्की एक महत्वपूर्ण उत्पादन और व्यापार का आधार है। पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC एक ट्रांसपोर्ट लिंक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद रेलवे लाइन और शिपिंग पोर्ट को एक साथ जोड़ना है। ये लाइन संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल से होकर गुजरेगी और फिर ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगी। IMEC एक समझौता ज्ञापन पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और दूसरे G20 भागीदारों ने हस्ताक्षर भी किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है जिसमें शिपिंग टाइम को 40% कम कर सके। इस तरह से अन्य लागत और ईंधन के इस्तेमाल पर खर्च होने वाले पैसों को बचाया जा सके। हालांकि इस प्रोजेक्ट में तुर्की को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए दोस्तों तुर्की भड़कता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां इसी खबर से जुड़ी खबर है कि चीन के BRI के सामने भारत का IMEC चीन को पड़ने वाला है भारी। अजीत डोभाल के चक्रव्यूह में फंस गया ड्रैगन। बता दें बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि IMEC को तैयार करने और इस पर सहमति बनवाने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के विकल्प के तौर पर लाया गया। BRI के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जोड़ना चाहता है। वो समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंच बना रहा है। चीन सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बना रहा था जिससे पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच हो जाए। हालांकि चीन के ऐसा करने से पहले ही अजीत डोभाल ने IMEC के तौर पर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चाइना उसमें फंस गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अजीत डोभाल जी को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान से रिश्ते नाते तोड़ रहा अफगानिस्तान, अब करेंसी पर बैन लगाने की बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नकेल कसने के इरादे से अफगानिस्तान बहुत बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने पिछले सप्ताह से देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अफगानी मुद्रा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही पाकिस्तानी मुद्रा यानी करेंसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है। अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक ने देश के दक्षिणी पश्चिमी प्रांतों के निवासियों को पाकिस्तानी मुद्रा का इस्तेमाल करके अपने वाणिज्यिक लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। बैंक ने लोगों को एक समय सीमा दी है। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर तेल के बाद सऊदी अरबिया खोज रहा नया खजाना, माला माल हो जाएंगे प्रिंस, बदल जाएगी दुनिया। दरअसल सऊदी अरब में तेल का भंडार है। सऊदी 80 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन तेल ने उसे आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना दिया है। सऊदी में ज्यादातर पैसा तेल का है, लेकिन अब राजशाही अपनी तेल केंद्रित अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती है। इसके लिए सऊदी अरब के रेगिस्तानों में धन के एक नए स्रोत को खोजा जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही वो रेगिस्तान में अरबों डॉलर के धातुओं को खोजने में लगे हुए हैं। इस प्लान के जरिए सऊदी को एक धातु केंद्र बनाने की योजना है। ये वैश्विक उद्योग में बड़ी क्रांति होगी। अंतरराष्ट्रीय खनन कंपनियां इस खोज में लगी हैं। अगर सऊदी का ये सपना आंशिक रूप से भी सफल हुआ तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होगा। धातु खनन के साथ ही सऊदी, अमेरिका, चीन और विकासशील देशों के और भी करीब पहुंच जाएगा। ब्रिटिश खनन फर्म मॉक्सिको रिसोर्सेज PLC रियाद से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम खने गुइयाह में जस्ता और तांबे की खुली खदान को स्थापित करने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां उत्तर कोरिया ने रशिया को हथियार मुहैया कराया तो खतरनाक साबित होगा। जी हां, दक्षिण कोरियाई दूत की सबसे बड़ी चेतावनी। बता दें दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जेई बोक ने मंगलवार को कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु शस्त्रागार के साथ अस्तित्व का खेल खेल रहा है और अगर वो रशिया को कोई हथियार मुहैया कराता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। दोस्तों, उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के लिए संभावित हथियार सौदे को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां हरियाणा में इंडिया गठबंधन को लगा तगड़ा झटका। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, अकेले ही लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हां, इंडिया गठबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसा इसलिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों में अकेले ही लड़ेगी और वे किसी अन्य दल के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी। संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी है। सभी राज्यों में हम संगठन बना रहे हैं। हरियाणा के सर्कल लेवल तक हमारा संगठन बन चुका है। लगभग 15 दिनों में हरियाणा के एक एक गाँव में हमारी सारी कमेटी बन जाएंगी। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन को पूरे तरीके से कमजोर कर देगा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? लेकिन क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य स्पष्ट करिएगा कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां राघव चड्ढा का बयान, कहा पीएम पद की रेस में नहीं है आम आदमी पार्टी, सनातन धर्म का मामला इंडिया गठबंधन का नहीं। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सनातन धर्म पर द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी की मंगलवार को निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी पार्टी के कुछ छोटे नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को विपक्षी गठबंधन इंडिया का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता है। चड्ढा ने कहा कि मैं सनातन धर्म से हूं, मैं ऐसे बयानों की निंदा और विरोध करता हूं। इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। किसी को भी धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसे में ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक